साथियों नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी के जनरल स्टडीज की प्रिपरेशन एकदम मस्त चल रही होगी। तो आप जानते हैं इस समय हम लोग मास्टर प्रैक्टिस सेट का सेट नंबर 2 आज सॉल्व करेंगे। क्योंकि जनरल स्टडीज की इस क्लास में जो शाम को 7 बजे मिलती है उसमें हम 3 दिन जो है आपके डिस्क्रिप्टिव क्लासेस के माध्यम से चीज़ों को कवर करते हैं। उसके बाद 3 दिन हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और जो भी संबंधित आयोग हैं जिनके आपके एग्जाम्स हैं उनसे संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके माध्यम से हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, जिसके माध्यम से आपको अंदाजा होता है कि किस टाइप का क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ हमारी तैयारी अच्छी होती जाती है। इस समय हम आने वाले जो भी आपके एग्जाम्स हैं उनको कवर करें, जिसमें आपका टीजीटी, पीजीटी, सुपर टेट, आरओ, यूपीपीसीएस, प्रिंसिपल, बीईओ, बीपीएससी तैयारी 4, पॉलिटेक्निक लेक्चरर, होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर, हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर, डाइट लेक्चरर जैसे और भी जो भी आपके गवर्नमेंट सर्विस के संबंधित एग्जाम्स हैं उनके लिए हम लोग इस एग्जाम इस जनरल स्टडीज़ की क्लासेस को टारगेट कर रहे हैं। तो साथियों आइए शुरू करते हैं। आज के पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखें, सारनाथ में अपना जो है प्रथम प्रवचन किसने दिया था। बहुत फेमस क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि यहाँ पर आप देख लें कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो हु गेव हिज फर्स्ट सरमन इन सारनाथ, तो महावीर, शंकराचार्य, गौतम बुद्ध और गुरु नानक। हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्वेश्चन का आंसर हमको पता है, कमेंट कर दीजिए। और हाँ, मैं बार बार यही कहता हूँ कि आपको जितने भी क्वेश्चन के आंसर पता हो कमेंट कर दीजिए, ना पता हो मेरे बताने के बाद कमेंट करिए। ठीक है, ये बहुत अच्छी आदत है और इससे क्या होगा कि चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। इसका सही आंसर तो आप जान ही रहे हैं क्या है। ये सही आंसर है गौतम बुद्ध। ठीक है, अब गौतम बुद्ध की हम बात करें तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे ये। इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। इनका पालन पोषण जो है इनकी जो मौसी हैं प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया था। बचपन का इनका नाम सिद्धार्थ है और 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया और वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इससे संबंधित इस टाइप से क्वेश्चन इनके मतलब एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ इसमें पूछा जाता है प्रथम उपदेश उन्होंने कहाँ पर दिया था, तो भैया सारनाथ में दिया था। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पर जिसको ऋषिपत्तनम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है, भारतीय कला में प्रथम उपदेश का चित्रण मृग सहित चक्र से इनका किया गया है। उपदेश मुख्यतः आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित थे। ठीक है, तो इतना आप जाने। यहाँ पर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन किसने कहा था कि जो है अभी दिल्ली दूर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हम बार बार कहते हैं कि क्वेश्चंस भाई बहुत मेहनत से तैयार होते हैं, तो कृपया इनको जो है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर जरूर कर लिया करें और इनको नियमित तौर पर देखें। आप निश्चित तौर पर परेशान ना हो, बिल्कुल आपकी तैयारी एकदम बिंदास हो जाएगी। आपके एग्जाम तक हम बिल्कुल इतना अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे कि आपको किसी भी और तरीके से, किसी भी और जगह से कोई भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। बस आप कंटिन्यूसली मॉर्निंग में जो सुबह 7 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है, अभी जो क्लासेस हैं, इन सारी चीज़ों को आप एक्सेस करते रहें। अगर आप इन सब की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो भैया ऐप है अपना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या गूगल प्ले स्टोर से प्रमोद पाल जैसे टीचर सर्च करके आप डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद वहाँ पर आपको टेस्ट, PDF सब कुछ आपको बहुत सहज तरीके से मिल जाएगा। भैया आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यह किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो अमीर खुसरो, निजामुद्दीन औलिया, फिरोज तुगलक, शेख सलीम चिश्ती। ठीक है, तो भैया ये सही विकल्प है निजामुद्दीन औलिया। जी हाँ, ये औलिया साहब हैं। इन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा था, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। दिल्ली सल्तनत शासक जो गयासुद्दीन तुगलक और सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के बीच मतभेद था। ठीक है, और इब्न बतूता के अनुसार जो है गयासुद्दीन जब बंगाल में था तब सूचना मिली कि उसका पुत्र उलूग खां, जिसका नाम क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक, उसका अपना समर्थक जो है वो बढ़ा रहा है और वह निजामुद्दीन औलिया का शिष्य बन गया है। एक बात ध्यान से समझिएगा, निजामुद्दीन औलिया और गयासुद्दीन तुगलक ये दोनों क्या थे? ये दोनों एक दूसरे के विरोधी थे। ठीक है, और गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, वो चला गया कहाँ? निजामुद्दीन औलिया के शरण में। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। और वह जो है निजामुद्दीन फिर वहाँ पर सुल्तान ने जो है उलूग खां और निजामुद्दीन औलिया को दंड देने की धमकी दी। किसने? ये जो सुल्तान था, क्या नाम था? गयासुद्दीन, जिसका नाम क्या था? गयासुद्दीन तुगलक। इसने डिसाइड किया कि मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका बचपन का नाम था उलूग खां, इसको और निजामुद्दीन औलिया को दंड देने की धमकी दी। तब औलिया ने कहा था कि भैया ऐसा है, मतलब किससे कहा था? मोहम्मद बिन तुगलक से कहा था कि तुम आए तो हो हमारी शरण में, लेकिन दिल्ली अभी बहुत दूर है। और अंततः होता क्या है कि निजामुद्दीन औलिया गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा मार दिया जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेटकाफ, लॉर्ड एडम। ठीक है, आंसर करना पता हो तो मेरे भाई तुरंत। ठीक है, यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है लॉर्ड मेटकाफ।
अगर हम देखें तो लॉर्ड मेटकॉफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भारतीय इतिहास में, जो है मॉडर्न हिस्ट्री में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थक गवर्नर जनरल लॉर्ड मेटकॉफ ने किया था। उन्होंने 1835 ईस्वी में प्रेस कानून पारित करके स्थानीय प्रेस पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया था, जिसके कारण उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। किसको? मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, मेटकॉफ मुक्तिदाता। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, मेटकॉफ मुक्तिदाता। ठीक है, चलो भैया आगे देखो। यहाँ पर किसने न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्ष से लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित की, जिसमें नरमपंथी राजनीति की आलोचना प्रस्तुत की। ठीक है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल साहब। ठीक है, तो बताओ भाई सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प है अरविंदो घोष। अरविंदो घोष ने न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक से लेख लिखे, इसमें नरमपंथी राजनीति की आलोचना की। चूंकि आप जानते हैं कि शुरुआत दौर में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उसके बाद जो है कांग्रेस दो पार्टों में डिवाइड हो गई, जो है नरमपंथी और दूसरे गर्मपंथी। नरमपंथियों को ये लगता था कि भैया तुरंत जो है नरमपंथियों को तो मतलब वो प्रेम भाव से किसी तरीके से अंग्रेजों को बाहर भगाना चाहते थे, लेकिन गर्मपंथियों का ये था कि भैया इनको मार के भगाओ तुरंत। ठीक है, तो ये उग्र स्वभाव के थे। अब इसमें अरविंदो ने जो है न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक से लेख लिखे, जिसमें नरमपंथी राजनीति की आलोचना की। और इनका जन्म अगर हम बात करें तो कब हुआ था भैया? 1872 ईस्वी में। कहा 1872 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, तो इतना आप इसको जाने। युवावस्था में स्वतंत्रता संग्राम में जो है क्रांतिकारी रूप से इन्होंने भाग लिया। ठीक है, बाद में योगी एवं दार्शनिक भी बन गए। आप जानते हैं इनकी दाढ़ी बनी, अच्छी फोटो देखती हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में अगर हम बात करें तो डिवाइन लाइफ, द मदर, सावित्री इनकी प्रमुख रचनाएं। और इनके निबंध की जो है निधन की बात करें तो 5 दिसंबर, कब? 5 दिसंबर जो है 1950 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, चलो भाई देखिए यहाँ पर भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची के प्रावधान किस राज्य पर लागू होते हैं? 6ठी अनुसूची की बात हो रही। अभी हम लोग जो है आप जानते हैं कि 5 भाग तक पढ़ चुके हैं, डिस्क्रिप्टिव क्लासेज जो चले हैं। आगे देखें, द प्रोविजंस ऑफ द 6th शेड्यूल फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई टू हिच स्टेट। तो गुजरात, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भैया इसका आंसर देना। सही विकल्प है भैया त्रिपुरा। जी हाँ, 6ठी अनुसूची त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम पर लागू है। ठीक है, उद्देश्य इसका क्या है? जनजातीय आबादी के अधिकारों की रक्षा हेतु स्वायत्त स्थानीय प्रशासन की। ठीक है, संवैधानिक आधार इनके अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275(1). ठीक है, ये इनके संवैधानिक क्या है? आधार हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होती है? ठीक है, अब इसको रिसेंट में हम लोगों ने संविधान की क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर 90वां, 91वां और 92वां और 93वां, मतलब आपको बताना भैया इसमें क्या बताया जा रहा है कि कौन से संशोधन के थ्रू ये चीज़ इस प्रावधान को किया गया है कि निम्नलिखित में से संविधान संशोधनों में से कौन सा संविधान संशोधन यह बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को लेकर के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो यह भैया 91st यानी 91वां जो है संशोधन अधिनियम, जो कब हुआ था? 2003 में हुआ था। कब हुआ था? 2003 में। केंद्र में मंत्रिपरिषद यानी प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के कुल सदस्यों का अधिकतम 15%। ठीक है, और राज्यों में मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री सहित विधानसभा सदस्यों का लगभग मतलब मैक्सिमम 15%। ठीक है, यानी 15%। और न्यूनतम सीमा क्या होती है? किसी भी राज्य में मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित कम से कम 12% होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि भैया आओ तुम मुख्यमंत्री तुमको भी हम प्रधानमंत्री बनाते हैं और बना डालो, जो है मंत्री बनाते हैं और बना डालो, सबको मंत्री बना डालो। ठीक है भाई, मौका मिला सरकार बनाने का, एक बार बना दो, जीवन में पेंशन पाएंगे, मौज करेंगे बढ़िया आराम से, सुख सुविधा मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, न्यूनतम 12%, मैक्सिमम 15% ही मंत्री बनाए जा सकते हैं। ठीक है, भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति है कहाँ? द पोजीशन ऑफ कन्याकुमारी इन इंडिया इज भूमध्य रेखा के दक्षिण में, कर्क रेखा के उत्तर में, मकर रेखा के दक्षिण में, भूमध्य रेखा के उत्तर में। तो आप बताओ भाई कहाँ है? तो सही विकल्प आप जानते हैं, भूमध्य रेखा के उत्तर में। जी हाँ, आप देखें अगर यहाँ पर तो यही अवस्थिति कुछ है भारत की। और कन्याकुमारी, चूंकि कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम यानी सबसे नीचे वाला बिंदु है, और यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है और भौगोलिक स्थिति में भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है, तो यहीं पे हमारा भारत देश है। चलो भैया आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? ठीक है, द मोस्ट पॉपुलस आइलैंड ऑफ इंडिया इज मांजुली, अंडमान, लक्षद्वीप और सॉल्सेट। तो
हम सब जानते हैं और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया। आप यहाँ पर देखें आश्रम पद्धति 2009, यूपीपीएससी जीआईसी 2012 और तमाम एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया। सही विकल्प भैया है शाल सेट। जी हाँ, गलती मत करिएगा। क्या पूछ रहा, पहले ध्यान समझिएगा। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप पूछ रहा है, ठीक है। नदी द्वीप अगर होता तो मांजुली हो जाता, लेकिन ये क्या पूछ रहा है, सर्वाधिक आबादी वाला, और जहाँ पर लगभग जो है बहुत मतलब अगर आप देखें तो इन तीनों जो है द्वीपों की अपेक्षा यहाँ पर कई गुना अधिक जो है आबादी है। और इसी द्वीप पर मुंबई स्थित है, ठीक है, ये मुंबई। चलो भाई आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी स्थित है, ठीक है, सुल्तानगंज में, गढ़ मुक्तेश्वर में, हरिद्वार में, रामनगर में, ठीक है। तो आंसर करना है इसका भैया। सही विकल्प अगर आप देखें यहाँ पर तो है सुल्तानगंज में। कहाँ पर, सुल्तानगंज जो कि भागलपुर बिहार में है, ठीक है। कहाँ पर है, भागलपुर बिहार में है। 2009 में जो है भारत सरकार ने 2009 को भारत सरकार ने गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया है, ठीक है। तो इतना आप इससे संबंधित जाने। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है कहाँ से। अभी हम लोगों ने देखा था जो है, जब संविधान पढ़ रहे थे तो वहाँ पर बढ़िया बहुत व्यवस्थित तरीके से हम लोगों ने देखा। द आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। अमेरिका के संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, ठीक है। सही विकल्प है भैया रूस के संविधान से। जी हाँ, सोवियत संघ रूस के संविधान से प्रेरणा लेकर मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर आधारित है ये। और 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था कब, 1976 में, इसके द्वारा संविधान में नया भाग जो है 4 का जोड़ा गया है। इसके तहत 51 का के तहत नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य, जिसमें वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या की अगर बात करें तो कुल मिलाकर के 11 हो गए हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य हो गया है भैया, जो कि 51 का के थ्रू जोड़ा गया है 46वां संविधान 86th संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत जोड़ दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कलानौर क्या हो रहा है भैया। कलानौर जाना जाता है अकबर के स्थान के रूप में, जन्म स्थान के, अकबर सम्राट के राजारोहण के स्थान के रूप में, हुमायूं के विवाहोत्सव के स्थल के रूप में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही विकल्प क्या है भैया, अकबर सम्राट के राज्यारोहण स्थल के रूप में, ठीक है। ये आपका सही विकल्प है। हुमायूं की मृत्यु के बाद 14 फरवरी कब 1556 में, कब 14 फरवरी, ठीक है, जो आज सब लोग जो है वैलेंटाइन डे मनाते हैं 1556 में, ठीक है। ठीक इसी दिन 1556 ईस्वी को पंजाब के कलानौर में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। ध्यान रखना 14 फरवरी, ठीक है। उस समय अकबर की आयु मात्र जो है 13 वर्ष 4 साल थी। कितना, 13 साल, यानी 14वें साल में ये भी चल रहे थे, ठीक है। अकबर का संरक्षक जो बैरम खान था, पहला जो है कब से कब तक, 1556 से 1560 तक, इसने जो है पहला राजपूत राजा जिसने अकबर की अधीनता मानी। अगर हम उसकी बात करें तो आमेर का कछवाहा राजा जो भारमाल था, बिहारी मल जिसे कहा जाता है, उसने अपनी मतलब अधीनता स्वीकार किया किसके, अकबर के। अब हम बात करें अगर 1562 ईस्वी में अजमेर दरगाह यात्रा पर राजा भारमल ने अकबर को अपनी पुत्री जिसका नाम था जोधाबाई से विवाह हेतु प्रस्ताव दिया, और जिसे अकबर ने स्वीकार कर लिया, और फिर उसकी अधीनता उसने स्वीकार कर लिया था। अकबर की राजपूत नीति 2 प्रकार थी। देख तो भाई अगर आप प्यार से मान जाओ तो ठीक है, नहीं तो दमन पारत समझौता, दमन करेंगे फिर समझौता करेंगे। लेकिन मारवाड़ ने अधीनता स्वीकार इनकी नहीं की थी। चलो आगे देखते हैं भैया। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है। गाय, मोर, बाघ और हरे पौधे। तो सब जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। क्या है, यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, हरे पौधे। जी हाँ, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटक 3 प्रकार के होते हैं, उत्पादक, भोक्ता, अपघटक, ठीक है। हरे पौधे की अगर हम बात करें तो उत्पादक घटक है, ठीक है। ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना आहार स्वयं बनाते हैं, ठीक है। इकोलॉजी की अगर हम बात करें तो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल ने किया। ये भी क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, किसने सबसे पहले यूज किया, तो अर्नेस्ट हैकल ने, ठीक है। निम्न में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाए जाते। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेट ग्रासलैंड आर नॉट फाउंड इन द सदर्न हेमिस्फीयर। डाउन्स, पंपाज, बेल्स और प्रेयरीज। तो पूछा क्या जा रहा है, कौन सा शीतोष्ण घास के मैदान दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प भैया वो है प्रेयरी। जो कि प्रेयरी कहाँ पाया जाता है, देखो यहाँ पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया इससे संबंधित। प्रेयरी पाया जाता है अमेरिका और यानी उत्तरी अमेरिका और कनाडा यानी उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। और अन्य जो शीतोष्ण घास के मैदान है जैसे पंपास हो गया, ठीक है, ये भैया कहाँ है, अर्जेंटीना में है, अर्जेंटीना में है, ठीक है। और अगर हम बात करें बेल्ट्स का तो ये भैया कहाँ पर है, ये है आपका दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। और उसके बाद डाउन्स की बात करें तो ये भैया है ऑस्ट्रेलिया में। और स्टेपी की बात करें तो रूस हो गया, यूक्रेन हो गया, एशिया हो गया, ये इसमें पाया जाता है।
और उष्णकटिबंधीय घास के मैदान की अगर हम बात करें, ठीक है, ये तो शीतोष्ण थे, लेकिन उष्णकटिबंधीय घास के मैदान की बात करें तो सवाना भैया, सवाना घास का मैदान जो है अफ्रीका में है, और कंपास जो है वो ब्राजील में है, लानोस जो है वेनेजुएला और कोलंबिया में है। इस तरीके से इसको ध्यान रखिएगा। चलो भैया आगे देखते हैं, अलास्का के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है और इसे 1667 ईस्वी में रूसियों से खरीदा गया था। तो यहाँ पर देखिए केवल एक, केवल दो, एक दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। देखो यहाँ पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया और ROARO के में भी पूछा गया। तो भैया अगर यहाँ पर देखें तो जो सही विकल्प है वो है भैया दोनों। दोनों कथन जो ये कहे जा रहे हैं ये भैया सही हैं, ठीक है। और हाँ, अभी तक आपने वीडियो लाइक ना किया हो तो कर लीजिए भैया, ठीक है। चलो भाई देखो यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर तो अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन है, अलास्का है, ठीक है। और यहाँ जो है प्रमुख व्यवसाय तेल उत्पादन, प्राकृतिक गैस, मछली पकड़ना, और यही सब कारण है कि आज अमेरिका आंखें दिखाता है। अमेरिका ने इसे रूस से 1867 ईस्वी में 7.2, जी हाँ, 7.2 मिलियन डॉलर में खरीदा हुआ था, ठीक है। चलो भैया, एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य था। हमने अवज्ञा आंदोलन में, गृह शासन आंदोलन में, खिलाफत आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में। देखो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का, गृह शासन आंदोलन का, खिलाफत कौन सा था, तो इसमें आप जो है बताइए भैया, असहयोग आंदोलन का, ठीक है। आप जानते हैं और अभी हम लोगों ने इसको रिसेंट में भी पढ़ा हुआ है कि 1920 में महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ जो असहयोग आंदोलन का लक्ष्य था, एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति कर लेना है, ठीक है। परंतु 4 फरवरी 1922 को जो चौरी चौरा कांड हुआ था, भीड़ ने थाने में 23 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया था, और गांधी जी इसको देख करके मतलब बहुत ज़्यादा क्षुब्ध हुए और उन्होंने आंदोलन को वापस ले लिया, और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है निराश भी हुए। इस कांड में जो है 170 भारतीयों को मृत्युदंड की सजा भी सुनाई गई थी। अब पंडित मदन मोहन मालवीय की पैरवी से 151 लोग फांसी से बच भी गए थे, ठीक है। चलो भैया, उत्तर भारत के किस मंदिर का शिखर जो है द्रविड़ शैली का है, ठीक है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, सूर्य मंदिर मोढेरा, और तेली का मंदिर ग्वालियर जो है, ठीक है। देखो बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो जो सही विकल्प है भैया तेली का मंदिर ग्वालियर। जी हाँ, बात करूँ अगर हम तो तेली का मंदिर ग्वालियर किला जो कि मध्य प्रदेश में है, शिखर जो है शिखर द्रविड़ शैली से बना हुआ है। द्रविड़ शैली की उत्पत्ति की बात करें तो पल्लव शासकों के काल में ये बनाया गया है। उड़ीसा का बैताल देउल मंदिर भी द्रविड़ शैली का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है, मलेरिया, कॉलरा, जॉन्डिस, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है भैया वो है आपका मलेरिया। जी हाँ, मलेरिया। मलेरिया अगर हम बात करें तो प्रोटोजोआ और प्लाज्मोडियम से होता है। अगर हम इसका माध्यम की बात करें, जो फैलाव का माध्यम होता है, मादा एनीफ्लीज मच्छर होता है, जो हम लोग बचपन से पढ़े आए हैं विज्ञान में। मच्छर में जो है प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र लगभग 8 से 10 दिन होता है। कितना? 8 से 10 दिन, ये भी ध्यान रखना भाई, ठीक है। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं इससे प्रभावित होती हैं। और जो अगर हम बात करें अब कॉलरा का, तो भैया ये जो है ये विब्रियो कोलेरी जीवाणु से होता है। किससे? विब्रियो कोलेरी जीवाणु से होता है। और जॉन्डिस की अगर हम बात करें तो ये वायरस से होता है, यानी इससे यकृत रोग होता है। अब आगे देखते हैं भैया अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं कौन? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। सभी विधान मंडलों के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधान मंडलों के दोनों निर्वाचित सदस्य, सभी विधान मंडलों के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पौंडीचेरी के। मतलब ये क्या है, जब हम लोगों ने इसको अभी रिसेंट में देखा था राष्ट्रपति में, तो इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है जो कथन सही है उसको आपको बताना भैया। सही कथन क्या है? सही कथन भैया डी। यहाँ पर 1, 3 और 4 सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, सभी नहीं। जी हाँ, अगर आप बात करें तो ये और ये सभी का मतलब ये हो जाएगा। अब इसमें जैसे दिल्ली और पौंडीचेरी है, ठीक है, विधानसभा है जिसको शामिल किया गया है, और राज्य के विधानसभा है जो विधानमंडल जो इसके निर्वाचित सदस्य हैं, ठीक है, और संसद के, तो सभी में तो सभी केंद्र शासित प्रदेश आ जाएंगे। तो इसलिए जो है सभी केंद्र शासित प्रदेश के मेंबर्स को नहीं शामिल किया जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब इससे संबंधित कुछ चीज़ें हम अगर और देखने का प्रयास करें तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व जो है प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से। निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और अनुच्छेद 54 में, इसमें 54 में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति चुनाव का निपटारा अगर मतलब विवाद होता है कोई, तो सर्वोच्च न्यायालय भी उसका निपटारा करता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया था? लुइसाइड, एम्स्टर्ड गैस, मिथाइल साइनाइड और
जी हाँ, फास्जीन जी हाँ। तो अब आपको इसको बताना भाई सही विकल्प। अगर हम बात करें मस्टर्ड गैस, जी हाँ, मस्टर्ड गैस अत्यधिक विषैली और रासायनिक गैस है, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध में इसका प्रयोग किया गया और तैयार होती है एथिलीन प्लस सल्फर मोनो क्लोराइड प्रक्रिया से जो है इसको तैयार किया जाता है। अगर हम बात करें इसके गंध का, तो गंध इसकी भैया सरसों के तेल की तरह होती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सरसों के मतलब गैस या मस्टर्ड गैस, ठीक है। और प्रभाव होता क्या है, त्वचा पर फफोले पड़ जाते हैं, फेफड़ों पर गंभीर जो है असर पड़ता है, इसकी वाष्प रबर को भी भेद जाती है, ठीक है। चलो भैया, किसी टीवी सेट को चलाने के लिए रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ध्वनि तरंगों का, प्रकाश तरंगों का, रेडियो तरंगों का, सूक्ष्म तरंगों का, ठीक है। क्या पूछ रहा है कि टीवी सेट को चलाने के लिए रिमोट नियंत्रण इकाई का द्वारा जो है किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता है रेडियो तरंगों का। किसका? रेडियो तरंगों का। किसका? रेडियो तरंगों का, ठीक है। तो ध्यान रखें, टीवी सेट रिमोट कंट्रोल समानता अवरक्त विकिरण से चलते हैं। कुछ रिमोट कंट्रोल इकाइयों में रेडियो तरंगों का प्रयोग होता है। अवरक्त विकिरण जो है विद्युत प्लस माइनस चुंबकीय विकिरण का एक रूप है, ठीक है। चलो भाई, देखो यहाँ पर एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट? थर्मोपाइल, सौर सेले, डायनमो, लघु नाभिकीय रिएक्टर, ठीक है। तो भैया देखो इसका आंसर बता दो। आंसर है भैया इसका सही सौर सेल, जी हाँ, सौर सेले। सौर सेले यानी सूर्य की ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं और इन्हीं का प्रयोग जो है नकली जो उपग्रहों में किया जाता है, ठीक है। अगर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है, लीवर में ग्लूकोज स्तर अधिक हो जाता है, लीवर में ट्राइग्लिसराइड्स घटने लगते हैं, लीवर में ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने लगता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो लीवर में ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है। उपवास की स्थिति में लीवर जो है ग्लूकोज का स्तर घटता है और लीवर अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता है, ठीक है। तो आवश्यकता होने पर या पुनः जो है ग्लूकोज में बदल देते हैं, यानी उसको स्टोर करके रखता है, जब जरूरत होती है तो ग्लूकोज में बदल देता है। लीवर के लिए नीचे जो है स्थित छोटी थैली जो पित्ताशय में लीवर द्वारा स्रावित पित्त रस संचित होता रहता है। चलो भाई, यहाँ पर देखो कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? बिट, बाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट। तो बहुत जानते हैं भाई, हम लोग दिन भर यही सब देखते रहते हैं, तो सही विकल्प है भैया बिट, जी हाँ। अगर हम बात करें तो कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? बिट है। इसका मान जो है 0 या 1 हो सकता है। अगर हम बात करें 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, ठीक है। बिट, उसके बाद फिर बाइट, और फिर उसके बाद किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, इस तरीके से होता है। किस वर्ष भारतीय रुपये का एक ही माह में 2 बार अवमूल्यन किया गया था? तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना। इन विच ईयर वाज द इंडियन रुपीज इवेल्युएटेड ट्वाइस इन अ सिंगल मंथ? 1992, 1993, 1990, 1991। देखो यहाँ पर सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम्स में आपके, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका विशेष ध्यान देते रहें आप लोग। तो यहाँ पर भैया जो सही विकल्प है वो है 1991 में, जी हाँ। 1991 में एक ही सप्ताह में 2 बार रुपये का अवमूल्यन हुआ था। अब तक 3 बार अवमूल्यन हो चुका है, 1949 में, 1966 में और 1991 में, ठीक है। चलो भैया, पूंजी बाजार से आशा है। कैपिटल मार्केट मीन्स शेयर बाजार से, वस्तु बाजार से, मुद्रा बाजार से, प्रयोग ऊपर सभी से, यानी जो तीनों हैं उनसे। तो भाई देखो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है शेयर बाजार से, जी हाँ। पूंजी बाजार से आशा है, शेयर बाजार से। भारतीय पूंजी बाजार को 2 भागों में बांटा गया। पहला गिल्ट एड्स बाजार, सरकारी व अर्थसरकारी प्रतिभूतियों का लेन देन के द्वारा होता है, और औद्योगिक प्रतिभूति बाजार यानी औद्योगिक उपक्रमों के शेयर व डिबेंचर का क्रय विक्रय होता है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। 14 मई 2025 को किसने जो है देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया? तो ध्यान देना भाई, 52वें की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, 53वें नहीं। 52वें की अगर हम बात करें तो इसमें जो है न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई, न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति अनिल जो है अग्रवाल। तो अब आप इसको बताना है इसमें सही विकल्प क्या होगा? तो सही है भैया न्यायमूर्ति जो है भूषण रामकृष्ण गवई, जो कि अगर हम बात करें 14 मई 2025 को रामकृष्ण गवई जी ने देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया। इन्होंने इस पद पर न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का स्थान लिया, ठीक है। न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन के बाद इस पद पर पहुंचने वाले दूसरे ये दलित हैं, लेकिन अब ये रिटायर्ड हो चुके हैं। अब नए CJI कौन है आप करेंट अभी तुरंत आप मैसेज करिए, ठीक है, क्योंकि आप ध्यान रहे काकरोच की वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, JP नगर। जी हाँ, किससे प्रवेश करती है?
हम सब जानते हैं भैया, यह है बिजनौर से। जी हाँ, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जनपद से प्रवेश करती है। यह उत्तर प्रदेश में 28 जिलों से होकर के बहती है, जिसमें प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और कन्नौज, मिर्जापुर, गाजीपुर, ये सब जो है इसी गंगा नदी के किनारे पर बसे शहर है। नवंबर 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया। कब? नवंबर 2008 में। तो ये भी ध्यान रखना, कब? 2008, नवंबर 2008 में राष्ट्रीय नदी जो है घोषित किया गया। चलो भाई, मई 2025 में 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये भाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि लेट के जो करंट अफेयर्स हैं वो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसमें आप ध्यान दीजिए, जो 4 विकल्प है, रोम, पेरिस, टोक्यो और जेनेवा में, इसमें सही विकल्प है भैया जेनेवा में। जी हाँ, 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 का आयोजन 19 से 27 मई 2025 के बीच जेनेवा, स्विट्जरलैंड में हुआ। इस वर्ष स्वास्थ्य सभा का विषय था स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। जी हाँ, आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर, द ओल्डेस्ट लिविंग सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज अयोध्या, कन्नौज, इलाहाबाद और वाराणसी। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। तो सही विकल्प है भैया वाराणसी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है बनारस। इसे बनारस या काशी के नाम से भी जानते हैं, वाराणसी को, ठीक है। जो है हिंदू धर्म में सर्वाधिक पवित्र नगरों में से एक है। इसे अवमुक्त क्षेत्र भी कहा जाता है। विश्व में प्राचीनतम बसे शहरों में से यह एक है। चलो भाई, आगे देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कब? 2 मार्च, 5 जून, 10 जुलाई, 15 सितंबर को। तो बहुत बार बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कब? 5 जून से। जी हाँ, अगर हम बात करें तो 5 जून 1973 से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है और आयोजन करता है इसका होता है यूएन, यानी संयुक्त राष्ट्र, ठीक है। उद्देश्य क्या होता है? पर्यावरण संरक्षण व जागरूकता होता है। वर्ष 2021 में अगर इसके थीम की बात करें तो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन था, और इस बार की थीम क्या थी हमने आपको बताया हुआ है, आप कमेंट जरूर करिए, ठीक है। इस अवसर पर अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर के शपथ लिया जाता है और प्रोग्राम किए जाते हैं। फिलहाल आज से मतलब विदा लेते हैं इस वीडियो से, और उम्मीद करते हैं कि इस क्लास से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर कर लिया होगा। पीडीएफ और टेस्ट सारा कुछ पार्टिसिपेट करिए, शुरू किया जा रहा है, तो उसमें जो है आप ज़रूर पार्टिसिपेट करिए। उसके लिए ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड करें। ये सब कुछ बहुत व्यवस्थित तरीके से आपको मिल जाएगा। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।